आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th चैप्टर फर्स्ट भोजन के अव्यय। तो आगे वीडियो को लगातार देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो हम जो सुबह से लेकर शाम तक लॉकडाउन है तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो ये खाने की जो सामग्री है जो सुबह से शाम तक हम खाते हैं ये आता कहाँ से? ये भी तो एक पॉइंट है ना, आता कहाँ से? आता है तो हम भोजन करते हैं तो ये भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और ये भोजन क्या सब एक जैसा खाना खाते हैं क्या? तो कितने प्रकार के जीव होते हैं, भोजन के क्या क्या सोर्स होते हैं और इस भोजन के आधार पर हम किस प्रकार बटे हुए हैं, यानी जीव जंतु कैसे बटे हुए हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सोचिए, आप कभी साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते सडनली आप आगे ये छोटे से बच्चे की तरह नीचे गिर जाते हो और जब आप नीचे गिरते हो तो क्या होता है? खून आता है, लग जाती है। तो लगने की स्थिति को तैयार करना कौन करता है? भोजन। कैसे करता है, क्यों करता है? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बने रहिए रमन क्लासेस #प्रवीण के इस वीडियो के साथ। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और वो ऊर्जा के साथ साथ भोजन हमारे शरीर में निर्माण का कार्य भी करता है। कहीं लगी हुई है तो उसको तैयार करना भोजन का ही कार्य होता है। तो अब बात करेंगे तो ऊर्जा की। तो इस पूरे वर्ल्ड में, नहीं ये कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में, ऊर्जा का एक ऐसा सोर्स भी है जो कभी खत्म नहीं होगा। ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा स्रोत है, उसको हम कहते हैं सूर्य। और सूर्य इस ऊर्जा का अक्षय ऊर्जा स्रोत है। अब ऊर्जा से हम क्या क्या कर पाते हैं? ऊर्जा की वजह से हम दौड़ पाते हैं, कूद पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य सोचना हो तो हम उसको सोच पाते हैं। किसी भी प्रकार के वर्क को करना ये ऊर्जा से ही संभव होता है और वो सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है भोजन से। तो अब हम बात करते हैं भोजन हमें प्राप्त कहां से होता है। तो भोजन के जितने भी स्रोत हैं वो हमें जीव जंतुओं और पादपों से, यानी पेड़ पौधों से, पादपों से प्राप्त होते हैं। तो जीव जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से हमें जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि से हमें दूध प्राप्त होता है। भेड़ से हमें ऊन भी प्राप्त होती है। तो वहीं कई सारे जीवों से हमें मांस प्राप्त होता है। मुर्गी जो एक शाकाहारी जीव होते हुए हमें अंडा देती है, तो अंडा भी भोज्य सामग्री के रूप में काम आता है। तो मुर्गी को भी लोग पका कर खा जाते हैं, तो वो भी एक मांसाहार में। तो हमें मछलियों से, मुर्गियों से आदि से मांस प्राप्त होता है। भोजन के रूप में हमें पादपों से अलग अलग प्रकार की सामग्रियां प्राप्त होती है, क्योंकि पादप सभी एक प्रकार से भोज्य सामग्री उत्पन्न नहीं करते। सभी पादपों के अलग अलग भागों से, अलग अलग जड़ों से, तने से, पत्तियों से और उसी प्रकार फलों से और फूलों के रूप में भी हमें अलग अलग सामग्रियां प्राप्त होती है। तो आइए बात करते हैं क्या क्या प्राप्त होता है। जैसे बीज के रूप में बात करें तो हमें चना है, मक्का है, ये इत्यादि प्राप्त होते हैं। और उसी प्रकार फल के रूप में आम है, सेब है, केला है, अमरूद है। उसी प्रकार जड़ों के रूप में बात करें तो गाजर है, मूली है, अदरक है, ये सभी हमें जड़ों के रूप में। तो वही तने के रूप में आलू जो होता है वो एक पादप का तना होता है। उसी प्रकार गंवार पाटा है, वो भी एक तना है। तो पत्ते के रूप में, वही पत्ते के रूप में हमें पत्ता गोभी यानी कॉलीफ्लावर, और वहीं और आगे बात करें तो फूल के रूप में फूल गोभी प्राप्त होती है। पत्तियों के रूप में पत्ता गोभी, जैसा कि अभी मैंने बताया, तो पत्ता गोभी पत्ते से और फूल गोभी फूल से प्राप्त होती है। तो भोजन हमारे लिए क्या क्या कार्य करता है? तो भोजन के कार्य क्या है? तो भोजन का पहला कार्य है वृद्धि करना। वृद्धि कैसे करना? कि पहले मनुष्य एक छोटे बच्चे के रूप में था, फिर वो और बड़ा हुआ,
थोड़ा सा बड़ा हुआ तो बाल्यावस्था में आया, बाल्यावस्था से फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था से एक वयस्क व्यक्ति बनता है और एक समय ऐसा आता है कि बूढ़ा होकर मर जाता है। तो ये सारा जो विकास का जो क्रम होता है इसमें भोजन सहायक होता है। भोजन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी सहायता प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रकार के रोग से, वायरस से लड़ पाते हैं। अगर ये हमारे शरीर में नहीं हो तो हम किसी भी वायरस से लड़ नहीं सकते। तो वही हम भोजन हमारे शरीर के साथ साथ हमारे बुद्धि के विकास में भी सहायक होता है। जब आप छोटे बच्चे होते हो तो आपके मन में जो जिज्ञासाएं होती हैं उन सारे प्रश्नों का विकास के साथ संबंध होता है, और उस संबंध को बताना और हमारे बुद्धि का विकास करना ये भी भोजन का कार्य होता है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे इन वैज्ञानिक चीज़ों को समझ पाते हैं और आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। तो भोजन का ये कार्य हो गया कि बुद्धि का विकास करना। तीसरा कार्य क्या हुआ? बुद्धि का विकास करना। भोजन से हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है, यानी भोजन करेंगे तो हमें ऊर्जा मिलेगी, और जितनी अधिक ऊर्जा होगी हम उतने अलग अलग प्रकार के कार्य कर पाएंगे। अगर हमें भारी कार्य करना पड़ता है तो हमें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, तो हम उस समय भोजन ज़्यादा ग्रहण करेंगे। तो भोजन हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपन्न करने के लिए, कार्यों को संपादित करने के लिए क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रकार के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो जो हम भोजन करते हैं क्या वो सभी एक ही जगह से प्राप्त होता है? क्या वो सभी एक ही प्रकार का भोजन होता है? तो अभी हम बात करते हैं भोजन के अव्यय के बारे में, यानी भागों के बारे में। तो भोजन के पहले भाग के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट में वो सारी सामग्री आती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे? शर्करा यानी स्टार्च से जुड़ी हो। और शर्करा यानी हम ये कह सकते हैं मीठा पदार्थ, जैसे गन्ने का रस मीठा होता है, हम केला खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है उसमें। तो ये सारी जो सामग्रियां हैं ये हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमें तुरंत एनर्जी देने का कार्य करती है। इन सभी भोज्य सामग्री को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। वसा, सेकेंड पार्ट क्या है? वसा, फैट जो होती है वो हमें दूध, दही, घी, मक्खन, जितनी भी हम ऑयली चीजें खाते हैं उनसे फैट प्राप्त होती है, यानी वसा प्राप्त होती है। वसा हमारी त्वचा को चिकनाई प्रदान करती है, और मोटापा जो आजकल आ रहा है वो इन्हीं वसा युक्त खाद्य सामग्रियों को ग्रहण करने की वजह से, जैसे पिज्जा, बर्गर, इनमें फैट ज्यादा होती है क्योंकि इनमें बटर का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से मोटापा आज बढ़ रहा है। तो हमें वसा युक्त सामग्रियों को भी ध्यान रखकर खाना चाहिए। तो हमारे भोजन का तीसरा अवयव है पल्स, दालें, जो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होती है। प्रोटीन जो हमारा शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, मरम्मत यानी रिपेयर करना। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग क्षतिग्रस्त हो चुका है, या कोई भाग या कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो चुकी है, हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। तो प्रोटीन हमें किन से प्राप्त होता है? दालों से। दालें अलग अलग प्रकार की होती है, चने की दाल, मूंग की दाल वगैरह वगैरह। तो हम कई प्रकार की दालें, मटर की दाल का भी उपयोग करते हैं, मसूर की दाल का उपयोग करते हैं। ये सभी दालें हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करती है, जिससे हमारे शरीर का विकास और वृद्धि आसानी से हो सकती है। फाइबर, हमारे भोजन का चौथा भाग है फाइबर। क्या है फाइबर? फाइबर युक्त भोजन यानी रेशेदार भोजन। रेशेदार भोजन को करने का क्या फायदा है? पहले हम ये पता करते हैं कि रेशेदार में क्या आता है। पालक, चंदलिया, जो हम मुख्य रूप से आयरन युक्त पदार्थ होता है और रेशेदार भी होता है। इन सारी रेशेदार सामग्रियों को ग्रहण करने से जो हमारी ईसोफेगस है, यानी जो इससे हमारा भोजन अंदर जाता है, ग्रास नली, उसमें किसी भी प्रकार की क्षति हो तो उसको रिपेयर करता है, और हमारे पाचन क्रिया को मजबूत बनाने का कार्य कौन करता है? फाइबर युक्त भोजन। तो हमें फाइबर युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए, जिसमें कई सारे फल फ्रूट्स भी होते हैं, तो हमें इनका लगातार उपयोग करना चाहिए। जैसे सेब है, केला है, केले में भी फाइबर कुछ मात्रा में होता है, तो हमें उसका भी उपयोग करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं भोजन के एक ऐसे घटक के बारे में जो कम मात्रा में उपस्थित रहते हुए भी बहुत अधिक उपयोगी होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन जो हमारे शरीर में कम मात्रा में उपस्थित होते हुए भी हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है। अगर इनकी कमी हो जाए तो हमें इनकी कमी से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए की वजह से रतौंधी रोग, बी की वजह से बेरी रोग, सी की वजह से स्कर्वी रोग, जिससे हमारी मसूड़े कमजोर हो जाती है और मसूड़ों से खून आना और साथ ही साथ मुंह से बदबू आना। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। ध्यान रखिए, विटामिन डी जो होता है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, यानी सूर्य की उपस्थिति में ये हमारे शरीर में स्वतः ही बनता है। तो रिकेट्स रोग किसकी कमी से हो सकता है? विटामिन डी की वजह से। तो वहीं विटामिन ई जो हमारी सौंदर्यता से जुड़ा हुआ है, अगर आपको कह सकते हैं सुंदर दिखना है तो सुंदर दिखने के लिए आपके शरीर में विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में भी कमी आती है। अब हम बात करते हैं भोजन के सबसे महत्वपूर्ण घटक के बारे में जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और आपका निशाना बिल्कुल सही जा रहा है कि हम बात कर रहे हैं जल के बारे में। जल हमारी सभी प्रकार की पाचन क्रियाओं और अन्य क्रियाओं को संचालित करने में सहायक होता है। इसलिए हमें गर्मी हो या सर्दी हो, हमारे शरीर में जल की आपूर्ति बराबर होनी चाहिए। एक व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 7 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है, ऐसा जरूरी नहीं। जल के अंदर सभी प्रकार के मिनरल्स उपस्थित होते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन जल को पीना चाहिए। और अगर हमें लगे कि इस पानी में किसी प्रकार का बैक्टीरिया है तो हम उसे कुछ समय के लिए उबाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा क्लास 7 चैप्टर 1 भोजन के अव्यय, जिसमें हमने पता किया, हमने समझा कि कौन कौन से पार्ट हैं भोजन के जो हमारे लिए उपयोगी है। तो कोरोना के दौर में स्टे होम, स्टे सेफ और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को रुकने मत दीजिए। इसलिए नीचे जो सब्सक्रिप्शन बटन आया हुआ है उसको दबाएं और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।